नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इस श्रृंखला में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हमारे विषय में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे इस तीसरी लर्निंग वीडियो में 10 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं जो किसी भी परीक्षा में दोहराए जा सकते हैं। शुरू करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तीसरी लर्निंग वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, गुरुत्व नियंत्रण के साथ कार्य करने वाले मापक यंत्रों में उपयोग की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो किसी भी यंत्र में अगर विद्युत संकेत नहीं भेजा जा रहा है तो जो नियंत्रण प्रणाली है वो उसके संकेतक को शून्य स्थिति पे रखती है। एक गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली में जो नियंत्रण भार है उसकी स्थिति सामान्यतः ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए और वो इंस्ट्रूमेंट की पूरी लेवलिंग पर निर्भर करेगी। तो ऐसे यंत्रों को इस्तेमाल करते समय इस नियंत्रण भार की ऊर्ध्वाधर स्थिति लेवल करते हुए सुनिश्चित करना अनिवार्य है, अन्यथा अगर ये यंत्र तिरछे रखे हुए होंगे तो नियंत्रण भार की ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में ये संकेतक शून्य स्थिति पर नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि इन यंत्रों को शुरुआत करने से पहले लेवलिंग स्क्रू की मदद से नियंत्रण भार की केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति है वो सुनिश्चित कर ली जाए। वहीं अगर यंत्रों में हम नियंत्रण के लिए स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे स्प्रिंग कंट्रोल वाले मापक यंत्रों को आप किसी भी स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें एनी पोजीशन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरुत्व नियंत्रण हालांकि लागत में कम और समय और ताप से अप्रभावित रहने वाले हैं, लेकिन इनमें पैमाने की परास 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती और गुरुत्व नियंत्रण विक्षेप के साइन संबंध के अनुसार होने के कारण अगर 90 डिग्री विक्षेप की स्थिति में पूर्ण पैमाना विक्षेप आता है तो हम पाते हैं कि अर्ध पैमाना मान केवल 30 डिग्री के विक्षेप पे आ जाएगा, अर्थात शुरू का पैमाना थोड़ा सिकुड़ा हुआ और बाद का फैला हुआ असमरूप रूप रखेगा। तो ऊर्ध्वाधर निलंबन की आवश्यकता, स्केल की परास का केवल 90 डिग्री तक रहना और स्केल का नॉन यूनिफॉर्म होना हमारे मापक यंत्रों में नियंत्रण के तौर पे गुरुत्व नियंत्रण को सुविधाजनक नहीं बनाता। इसीलिए सभी मापक यंत्रों में इन दिनों नियंत्रण के लिए स्प्रिंग नियंत्रण का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक स्टैंडर्ड मल्टीमीटर से जो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सभी तरह के मापन कर सकता है, ऐसे बहुमापी से हम प्रत्यावर्ती विभव का मापन कर रहे हैं तो बहुमापी किस प्रकार का मापन करेगा। तो यहाँ अगर हम चार ऑप्शंस में पहला ऑप्शन शिखर टू शिखर मान देखें तो धनात्मक शिखर से ऋणात्मक शिखर के बीच में ये जो पीक टू पीक वैल्यू है जो अधिकतम मान का 2 गुना है वो एक सीआरओ से मापन करते समय मापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मानक मल्टीमीटर इस तरह के किसी मान का मापन नहीं करते हैं। एक प्रत्यावर्ती साइनोसॉइडल विभव का किसी क्षण विशेष पे जो शिखर मान है वो उस विभव के साथ कार्य करने वाले उपकरणों के कुचालन विभव सहता का तो पैमाना हो सकता है, लेकिन मापन के लिए महत्वपूर्ण वैल्यू नहीं है। प्रत्यावर्ती संकेतों का पूर्ण चक्र औसत मान 0 होता है, वैसे ही पाठ्यांक भी कोई महत्वपूर्ण मान नहीं रखती है। और एक मानक मल्टीमीटर प्रत्यावर्ती संकेतों को निरूपित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान या प्रभावी मान को मापन करता है। तो जब हमने इस सेलेक्टर स्विच को प्रत्यावर्ती विभव मापन के लिए प्रयोग किया है तो यहाँ जो 220.8 वोल्ट एसी विभव की पाठ्यांक आई है वो प्रत्यावर्ती संकेत का प्रभावी या आरएमएस मान है और इसी 220.8 वोल्ट मान के बराबर मान की अगर डीसी विभव उसी परिपथ में भेजी जाती तो वो प्रत्यावर्ती विभव संकेत के बराबर परिपथ में कार्य करती। तो ये प्रत्यावर्ती विभव का जो कार्यकारी स्वरूप है आरएमएस मान, प्रभावी मान या वर्ग माध्य मूल मान, वही प्रत्यावर्ती विभव को मापते समय पढ़ा जाएगा। जब एक वोल्टमीटर दिष्ट धारा के किसी परिपथ में विभव मापन के लिए मापे जाने वाले स्थान के समांतर में जोड़ा जाता है तो वोल्टमीटर के द्वारा क्या देखा जाता है। तो अगर यहाँ पहला विकल्प पीक टू पीक वैल्यू देखें तो वो पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक के बीच में किसी प्रत्यावर्ती संकेत के अंतर को जो अधिकतम मान का 2 गुना होता है उसे प्रदर्शित करती है और ये मान किसी सीआरओ से मापन करते समय हम इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा इसका और किसी भी जगह पे या यहाँ दिष्ट धारा परिपथ में जुड़े हुए वोल्टमीटर के विभव मापन से कोई संबंध नहीं है। किसी प्रत्यावर्ती संकेत या परिवर्तन
परिवर्तनशील संकेत का किसी क्षण विशेष पे अधिकतम मान हो सकता है और ऐसा कोई मान दिष्ट विभव परिपथ में जोड़े जाने वाले चल कुंडली मापक यंत्र द्वारा नहीं नापा जाता है। तो ये बी विकल्प भी सही उत्तर नहीं है। और हम एक परिवर्तनशील दिष्ट मान या एक नियत दिष्ट मान की जो औसत वैल्यू है उसका मापन इस तरह के डीसी वोल्टमीटर से जब उन्हें परिपथ से जोड़ा जाता है तो करते हैं। तो हमारा दिष्ट विभव नापने वाला वोल्टमीटर एक डीसी परिपथ में एवरेज विभव मान को नापेगा और एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का जो भी औसत मान है वो ऐसे वोल्टमीटर के पाठ्यांक से पढ़ा जाएगा। वो अधिक भी हो सकता है या अगर हमारी अर्ध तरंग दिष्टकारी तरंग होती तो उसका औसत मान कम हो सकता था, लेकिन हमारा डीसी वोल्टमीटर एवरेज वैल्यू नापेगा, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग डीसी हो या कोई रेक्टिफाइड एसी रूप हो। डीसी वोल्टमीटर द्वारा एवरेज वैल्यू का पाठ्यांक पढ़ा जाता है। चौथा प्रश्न है, एक मानक मल्टीमीटर जो बहुमापी कहलाता है उससे क्या मापन किए जाते हैं। तो यहाँ जो चयनकारी स्विच है उसे अगर हम प्रत्यावर्ती विभव पे रखें तो ये जो दो टर्मिनल है इनके बीच में जो भी प्रत्यावर्ती विभव का आरएमएस मान होगा वो यहाँ डिस्प्ले पे आ जाएगा। अगर इसे हम डीसी वोल्टेज के मापन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये दिष्ट धारा परिपथ में लगी हुई वोल्टेज के औसत मान को यहाँ दिखाएगा। हम बहुत कम मिलीवोल्ट वोल्टेज भी पढ़ सकते हैं अगर हम रेजिस्टेंस रेंज में सेलेक्टर स्विच को ले आते हैं। अगर चयनकारी स्विच रेजिस्टेंस मापन की परास में आ जाता है तो इन दो सिरों के बीच में किसी परिपथ का क्या तुल्य प्रतिरोध है वो यहाँ ओम में पढ़ा जा सकता है। हम मल्टीमीटर से दिष्ट धारा का भी मापन कर सकते हैं और सुग्राही मल्टीमीटर माइक्रो एम्पियर परास में भी दिष्ट धारा का नापन कर सकते हैं। तो हम एक मल्टीमीटर से धारा, विभव, प्रतिरोध सभी का मापन कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी धारा, विभव और प्रतिरोध मल्टीमीटर द्वारा नापे जा सकते हैं। हम एक मल्टीमीटर को AVO एमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर कह सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, एल्निको स्टील के घुड़नाल आकृति के जो स्थायी चुंबक है उसके बीच में जो धारावाही चल कुंडली है उस प्रकार के मापक यंत्रों द्वारा क्या मापन किया जाता है। तो ऐसे यंत्रों में जब धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो जो विक्षेपण बल आघूर्ण बनता है वो धारा जो कुंडली में बह रही है उसके समानुपाती होता है। और अगर ये धारा प्रत्यावर्ती धारा हो तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होने से ऐसे यंत्रों में कोई शुद्ध विक्षेपण बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। तो ऐसे जो यंत्र हैं वो एसी मापन के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। वो ये जो बार है वो बता रही है कि केवल दिष्ट विभव और धारा मापन के लिए प्रयोग हो सकते हैं। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी परिपथों में ही इस्तेमाल होते हैं। इन्हें क्योंकि एसी मापन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो वो दोनों एसी और डीसी में मापन योग्य भी नहीं है और इन्हें केवल अंशांकन में इस्तेमाल करेंगे ये भी सही नहीं है, क्योंकि अंशांकन के लिए हम जो एब्सोल्यूट निरपेक्ष प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जैसे उनका इस्तेमाल करते हैं और इन यंत्रों का तो उन निरपेक्ष यंत्रों से अंशांकन करने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र हैं वो केवल डीसी परिपथों में धारा और विभव मापन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका कोई विशेष स्वरूप ओम मीटर के रूप में प्रतिरोध मापन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो यहाँ 4 तरह के मापक यंत्र हमें दिखाए गए हैं, स्थिर एल्निको घुड़नाल आकृति के चुंबक के बीच में धारावाही कुंडली के चलायमान वाले चल कुंडली प्रकार के परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र जिन्हें हमने पीली हाईलाइट में दिखाया है, या इनके पड़ोस में जो 2 लोहे के टुकड़ों में परस्पर प्रतिकर्षण से काम करने वाले प्रतिकर्षण प्रकार के चल्लो उपकरण हो या आकर्षण प्रकार का भी चल्लो उपकरण हो, या फिर ये 2 हेल्मोल्ट्ज संरचनाओं में स्थिर कुंडलियों के बीच में एक चलायमान धारावाही कुंडली की संरचना वाला डायनमोमीटर प्रकार का यंत्र हो, या फिर एक घूर्णनशील एल्युमिनियम चकती में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विक्षेपण बल आघूर्ण उत्पन्न करने वाले प्रेरण प्रकार के मापक यंत्र हो। इन चारों मापक यंत्रों में वो यंत्र कौन से हैं जिनकी मदद से हम एसी संकेतों को, एसी धारा और विभव मापन कर सकते हैं। तो यहाँ केवल चल कुंडली प्रकार का मापक यंत्र है वो केवल डीसी में इस्तेमाल होता है, जबकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में विक्षेपण बल आघूर्ण धारा के वर्ग के समानुपाती है और ऋणात्मक अर्ध चक्र में भी धारा का वर्ग धनात्मक रहेगा। तो इन यंत्रों में विक्षेपण बल आघूर्ण की दिशा नहीं बदलती है। तो ये यंत्र एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट में जो विक्षेपण बल आघूर्ण है वो स्थिर कुंडली की धारा और चल कुंडली की धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर दोनों कुंडलियां परस्पर श्रेणी में एक जैसी धारा का वहन करें तो इनका भी विक्षेपण बल आघूर्ण धारा के वर्ग के समानुपाती होने के कारण एसी परिपथ में भी धारा की दिशा बदलने पर भी विक्षेपण बल आघूर्ण की दिशा नहीं बदलेगा। तो ये यंत्र भी एसी
एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं जो प्रेरण प्रकार की प्रक्रिया है, चकती में प्रेरित धारा, वो केवल तभी संभव है जब इस कुंडलियों के चुंबकीय क्षेत्र की प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति हो। ये जो प्रेरण प्रकार का यंत्र है वो केवल एसी में काम कर सकता है, डीसी में काम नहीं कर सकता। तो यहाँ चल लोह प्रकार के, डायनमोमीटर प्रकार के और प्रेरण प्रकार के, ये जो तीनों दूसरे, तीसरे और चौथे रूप के जो यंत्र हैं वो एसी संकेतों का मापन कर सकते हैं। केवल चल कुंडली प्रकार का ये यंत्र एसी मापन नहीं कर सकता। अगर इसी प्रश्न को एक बदली हुई भाषा के साथ पूछा जाता कि इन चारों चल कुंडली, चल लोह, डायनमोमीटर और प्रेरण प्रकार के मापक यंत्रों में वो कौन से यंत्र हैं जो केवल एसी संकेतों का मापन करते हैं, जिनसे डीसी संकेतों का मापन नहीं हो सकता, तो चल कुंडली डीसी का मापन करती है। ये चल लोह और डायनमोमीटर दोनों एसी और डीसी में मापन कर सकते हैं। केवल प्रेरण प्रकार का यंत्र ऐसा यंत्र है जो केवल एसी संकेतों में मापन करेगा, दिष्ट धारा संकेतों में मापन नहीं करेगा। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है ओनली 4 वो सही आंसर हो जाता। अगर यहीं पे पूछा जाता कि वो कौन से यंत्र है जो केवल डीसी का मापन करेंगे, तो ओनली ये जो पहला चल कुंडली प्रकार का यंत्र है वो केवल डीसी में मापन करता, इसके द्वारा एसी मापन नहीं हो सकते। यहाँ ये बात जानना भी जरूरी होगा कि चल लोह और डायनमोमीटर दोनों एसी और डीसी धारा या विभव का मापन कर सकते हैं, लेकिन मूविंग आयरन में एसी विभव और डीसी विभव दोनों के पैमाने अलग अलग होंगे। वहीं जो डायनमोमीटर प्रकार के यंत्र हैं वो रूपांतरण प्रकार के यंत्र हैं जो एसी और डीसी दोनों में एक जैसे विभव को एक ही पैमाने पे एक जैसे विक्षेप के साथ पढ़ेंगे। इनके पाठ्यांक संकेत की तरंग रूप या आवृत्ति पे निर्भर नहीं करते हैं। ये एसी और डीसी दोनों में एक जैसे मेजरमेंट के लिए प्रयोग हो सकते हैं। तो डायनमोमीटर एसी और डीसी दोनों को एक जैसा मापन करता है। मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों का मापन कर सकता है, लेकिन दोनों के पैमाने अलग अलग होंगे। एक चल कुंडली मापक यंत्र की कुंडली में वोल्टमीटर बनाते समय जो गुणक प्रतिरोध का हम इस्तेमाल करते हैं वो गुणक मल्टीप्लायर प्रतिरोध क्या होता है? तो एक चल कुंडली यंत्र में जो चलायमान कुंडली होती है उसका भार कम रखा जाता है ताकि घर्षण से त्रुटियां कम हो और यंत्र की सुग्राह्यता और परिशुद्धता यथार्थ मापन के लिए बेहतर बने। और जो लचीली स्प्रिंग जिसके मार्फत चल कुंडली में धारा प्रवाह होता है वो भी अधिक धारा वहन क्षमता की नहीं होती है। तो बहुत कम विभवांतर से ही चल कुंडली यंत्र की कुंडली में अधिकतम विक्षेप की धारा का प्रवाह हो जाता है। और जब हमें अधिक विभव का मापन करना होता है तो अधिक विभव के साथ भी परिपथ में धारा सीमित रहे, इसलिए हम एक उच्च प्रतिरोध मान का गुणक प्रतिरोध कुंडली के श्रेणी में लगा देते हैं। तो मीटर कुंडली की श्रेणी में लगा हुआ उच्च प्रतिरोध गुणक प्रतिरोध कहलाता है। अगर कुंडली प्रतिरोध से 99 गुना अधिक मान का प्रतिरोध हम मल्टीप्लायर गुणक प्रतिरोध के रूप में लगा देते हैं तो इस विभव से 99 गुना विभव मल्टीप्लायर अपने अक्रॉस प्राप्त कर लेगा। जब पूर्ण पैमाना विक्षेप की स्थिति आएगी तो हम किसी यंत्र की पूर्ण पैमाना विक्षेप पे सीधे आरोपित विभव से 100 गुना अधिक विभव भी मापन कर सकते हैं। तो हम किसी चल कुंडली यंत्र की विभव परास को बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जो लगाते हैं उसे हम गुणक प्रतिरोध या मल्टीप्लायर कहते हैं। ध्यान रहे, धारा परास वृद्धि के लिए एक चल कुंडली यंत्र के कुंडली के समांतर में एक निम्न प्रतिरोध, ये जो डी विकल्प है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मीटर कुंडली के समांतर में लगा हुआ निम्न प्रतिरोध शंट प्रतिरोध कहलाता है और ये धारा परास वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं विभव परास वृद्धि के लिए हम कुंडली के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं और उसे गुणक प्रतिरोध या मल्टीप्लायर कहते हैं। किसी मापक यंत्र में त्रुटि की कोटि या शुद्धता के जो क्लास है, जैसे यहाँ क्लास 1, इसका निर्धारण किस मान के प्रतिशत के रूप में किया जाता है? अगर यहाँ विकल्पों को हम देखें, अगर विकल्प का अध्ययन करें तो मापे गए पाठ्यांक के प्रतिशत के रूप में पूर्ण पैमाना मान जो भी है 100 वोल्ट या 30 वोल्ट उसके प्रतिशत के रूप में, या यंत्र अगर अलग अलग पाठ्यांक ले रहा है, जैसे ये 84 वोल्ट मापन किया कर रहा है तो सभी पाठ्यांकों के औसत का कुछ प्रतिशत के रूप में। तो जो इंस्ट्रूमेंट की क्लास है या त्रुटि की कोटि है वो उसके पूर्ण पैमाना पाठ्यांक के प्रतिशत के रूप में परिभाषित की जाती है। ये क्लास 1 इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट 100 वोल्ट नापते समय प्लस माइनस 1 वोल्ट की 1% त्रुटि की कोटि रखता है। और जो मान की त्रुटि है वो किसी दूसरे पाठ्यांकों को पढ़ते समय भी यथावत रह सकती है। अर्थात अगर हम 50 वोल्ट पाठ्यांक को पढ़ रहे हैं तो 50 वोल्ट को पढ़ने में प्लस माइनस 1 वोल्ट की त्रुटि पूर्ण पैमाने के 1% के हिसाब से इस क्लास 1 इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है। तो प्रतिशत त्रुटि के रूप में जब हम अर्ध पैमाना विक्षेप के पाठ्यांक पढ़ेंगे तो प्रतिशत त्रुटि पूर्ण पैमाने की 2 गुना 2% हो जाएगी। वहीं अगर हम 20 वोल्ट का मापन कर रहे हैं और प्लस माइनस 1 वोल्ट की त्रुटि अगर संभावित है तो प्रतिशत त्रुटि जो पूर्ण पैमाने पे क्लास 1 में 1% थी वो 1/5 पैमाने को पढ़ते समय 5% हो जाएगी। इसीलिए अगर हमें 20 वोल्ट इस मल्टी रेंज बहुपरास इंस्ट्रूमेंट से पढ़ना हो तो हमें 20 वोल्ट को पढ़ते समय यंत्र की पूर्ण पैमाना मापन को 100 वोल्ट के बजाय 30 वोल्ट चयन करना चाहिए, ताकि 20 वोल्ट पूर्ण पैमाने के अधिक नजदीक होने पर अगर 30 वोल्ट का 1% हमारा मापन में त्रुटि हो सकती है 0.3 वोल्ट, तो वो 20 वोल्ट को नापते समय भी 0.3 वोल्ट की अगर प्लस माइनस विभव मान त्रुटि होगी तो वो प्रतिशत में इस क्लास 1 इंस्ट्रूमेंट में 1.5% हो जाएगी, जो यहाँ 5% की तुलना में छोटे पैमाने में पढ़ने पर पूर्ण पैमाने विक्षेप के नजदीक की स्थितियों में पाठ्यांक पढ़ने पे कम आएगी। तो हम किसी भी यंत्र में त्रुटि की कोटि उसकी एक्यूरेसी की क्लास को पूर्ण पैमाने के पाठ्यांक के प्रतिशत त्रुटियों में पढ़ते हैं। ये क्लास 1 इंस्ट्रूमेंट 100 वोल्ट पढ़ते समय 1 वोल्ट की त्रुटि कर सकता है और 30 वोल्ट की रेंज में पढ़ते समय 1% के हिसाब से 0.3 वोल्ट की त्रुटि कर सकता है। यहाँ 4 तरह के मापक यंत्रों के बारे में बताया गया है। ताप युग्म प्रकार के मापक यंत्र, चल्लो, तप्त तार और चल कुंडली प्रकार के मापक यंत्र। इन सभी यंत्रों में से किस यंत्र के द्वारा धारा या विभव मापन करते समय ये जो पैमाना है वो रेखीय या समरूप आएगा, अर्थात दो पाठ्यांकों में अंतर के समान रहते समय उनके कोणीय विचलन भी एक समान रहे, वो यंत्र कौन सा है? तो यहाँ ताप युग्म, चल्लो और तप्त तार मीटर, इन सभी में विक्षेपण बल गुण धारा के वर्ग के समानुपाती है। वहीं जो चल कुंडली प्रकार के यंत्र हैं जिनमें स्थिर चुंबक के बीच में धारावाही कुंडली रखी हुई होती है, उसमें विक्षेपण बल गुण धारा के समानुपाती है। अगर हम स्प्रिंग का नियंत्रण इस्तेमाल करते हैं तो साम्य संतुलन की स्थिति में विक्षेपण बल गुण और नियंत्रण बल गुण का बराबर और विपरीत होना जो संकेतक की स्थिति बनाएगा, वो संकेतक की स्थिति अगर धारा के समानुपाती हो जाए, जैसा कि चल कुंडली यंत्र में स्प्रिंग नियंत्रण के साथ होगा, तो हमारा पैमाना रेखीय या समरूप आएगा। तो चल कुंडली प्रकार के यंत्रों में जैसे ये 40 एम्पियर धारा परास का एमीटर है, तो आप देखेंगे कि इसमें 0 से 10 एम्पियर जो पहला चतुर्थांश है उसमें कुल कोणीय विचलन का 1/4 कोणीय विचलन है। और किसी भी 10 एम्पियर के पाठ्यांक अंतर, चाहे वो 20 एम्पियर और 10 एम्पियर का अंतर हो या 30 एम्पियर या 20 एम्पियर का अंतर हो या 40 एम्पियर और 30 एम्पियर का अंतर हो, जो कोणीय विचलन है वो चारों चतुर्थांशों में एक समान आएगा। तो जिनमें समान कोणीय विचलन पे समान पाठ्यांकों में अंतर आए, ऐसे पैमाने रेखीय या समरूप होंगे। और यहाँ चल कुंडली यंत्र समरूप पैमाने पे पाठ्यांक देगा, क्योंकि इनमें विक्षेपण बल गुण धारा के समानुपाती है और नियंत्रण बल गुण कोणीय विचलन थीटा के समानुपाती है, और साम्य स्थिति पे धारा और विक्षेप की मात्रा परस्पर समानुपाती हो जाएंगी। परीक्षाओं और विषय समझ की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। पूछा गया है कि ये जो चारों विकल्प में हमें यंत्र दिए गए हैं उनमें से वो कौन से यंत्र हैं जो परिपथ में मापन हेतु तभी प्रयोग होंगे जब परिपथ से शक्ति आपूर्ति सप्लाई को हटा लिया गया होगा। तो वोल्टमीटर और एनर्जी मीटर परिपथ में शक्ति और ऊर्जा का मापन तभी करेंगे जब परिपथ में शक्ति लगी हुई हो। इसी तरह से परिपथ में आपूर्ति देने पे ही उसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी मीटर पढ़ेगा, और फेज सीक्वेंस मीटर त्रिकला आपूर्ति देने पे क्या कला अनुक्रम है उसका मापन कर पाएगा। तो इन्हें भी मेजरमेंट के दौरान सप्लाई की आवश्यकता रहेगी। वहीं जो ओम मीटर परिपथ में प्रतिरोध का मापन करते हैं या मेगर कुचालन प्रतिरोध का मापन करते हैं, उन्हें परिपथ में तब लगाया जाता है जब परिपथ से शक्ति आपूर्ति को हटा लिया गया है, क्योंकि शक्ति आपूर्ति के साथ ओम मीटर या मेगर का इस्तेमाल करने से न केवल पाठ्यांकों में त्रुटि आएगी बल्कि इन यंत्रों में भी नुकसान हो सकता है। तो ये जो ओम मीटर और मेगर हैं, इन दोनों में जो आंतरिक बैटरियां होती हैं, मेगर में एक हाथ से चलने वाला
डीसी जनरेटर होता है और ओम मीटर में कोई डीसी केमिकल सेल का इस्तेमाल किया जाता है, उन आंतरिक स्रोत की ऊर्जा से मीटर के मापन प्रणालियों में विक्षेप परिपथ में मापे जाने वाले प्रतिरोध के अनुरूप आते हैं, तो इन्हें इस्तेमाल करते समय परिपथ की शक्ति आपूर्ति को हटाना जरूरी है। वहीं टोंग टेस्टर या पावर फैक्टर मीटर भी परिपथ में तभी इस्तेमाल होंगे जब परिपथ में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी हुई हो। केवल ये जो सी विकल्प है, ओम मीटर और मेगर, जो परिपथ में प्रतिरोधों के मापन करते हैं, जो अपनी आंतरिक बैटरी से मापन की व्यवस्थाएं बनाते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते समय परिपथ से शक्ति आपूर्ति को हटा लेना चाहिए। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो के 10 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं वो परीक्षाओं में दोहराए जा सकते हैं और इनका अभ्यास आपकी परीक्षा सफलताओं को सुनिश्चित करेगा। इसी लर्निंग वीडियो जैसी हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपकी परीक्षा तैयारी में मददगारी साबित हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस करें। एक बार फिर हमारे सभी लर्निंग वर्क की सराहना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।